रात के तकरीबन 2 बजे घर का एक लौता बेटा सोचता है कि मुझे जौनपुर से वाराणसी निकलना है और वो घर की सीढ़ियों से हाथ में 6-6 बोरियां लेकर घर की सीढ़ियों से नीचे आता है। स्विफ्ट डिजायर कार को अपने बेसमेंट से निकालकर जौनपुर से वाराणसी के लिए निकल जाता है। ड्राइविंग सीट पर जो बेटा था अच्छे तरीके से ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन कार के पीछे उसके माता पिता अलग अलग टुकड़ों में, या कहें मां के 3 टुकड़े, बाप के 3 टुकड़ों को बोरियों में अच्छे तरीके से पैक कर कर उसने डिक्की में रखा था। जौनपुर से निकला था और लगभग 70 किलोमीटर दूर वाराणसी जाकर वो गंगा स्नान करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है और इस पाप को धोने के लिए गंगा स्नान करना उतना ही जरूरी है। अब आपको थोड़ी सी कहानी की पीछे लेकर चलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि वो सीढ़ियों से बोरी लेकर नीचे उतरा, तो यहां पर घर का जो इकलौता बेटा था उसने अपने माता पिता को आरी से 3-3 टुकड़े के, मां के 3 अलग अलग टुकड़े कर कर अच्छी तरीके से उसे बोरे में पैक किया। बोरा कौन सा था? घर पर ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सीमेंट की बोरी में मां की लाश को टुकड़े कर कर पैक किया। साथ में पिता भी थे, तो पिता की लाश को भी छोटे छोटे टुकड़े कर कर, लगभग 3 से 4 टुकड़े थे, उन्हें भी सीमेंट की बोरियों में पैक किया गया। गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसे लगा कि कम से कम मैं अपने माता पिता को रास्ते से अगर हटा दूंगा तो उसके सारे मकसद पूरे हो जाएंगे। और सबसे हैरानी की बात यह कि जौनपुर से लेकर वो वाराणसी तक पहुंच जाता है और यूपी पुलिस को कुछ अता पता ही नहीं चलता कि कार के अंदर लाश के टुकड़े लेकर जाया जा रहा है। वो भी लगभग 70 किलोमीटर का जो फासला है, बहुत लंबा फासला है। ना जाने वो कितने थानों से, ना जाने कितने चेक पोस्ट से वो गुजरा होगा, और उसे जरा भी डर भय नाम की उसके अंदर कोई चीज नहीं थी। लेकिन इस पूरी कहानी में किस तरीके से ये जो अम्बेश नाम का जो शख्स है, इसने यूपी पुलिस को तो छकाया ही छकाया, लेकिन जब सच्चाई पता लगी कि क्यों इसने अपने माता पिता को मारा, तो यूपी पुलिस भी एक पल के लिए सकपका गई कि ऐसे शख्स भी इस धरती पर मौजूद हैं जो अपने माता पिता को मारने से भी कतराते नहीं हैं। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी? चलिए जानते हैं इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर का ये वही बेटा है जो अपने माँ बाप की लाश के टुकड़ों को उसी गाड़ी में लेकर जा रहा है जो उसके पिता के द्वारा गिफ्ट की गई है। ये वही अम्बेश है जिसके हाथ एक बार भी नहीं कांपे अपनी माँ का गला काटते हुए, अपने पिता के टुकड़े करते हुए। स्क्रीन पर इस वक्त आप अंधेरे की एक तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ पुलिस वाले खड़े हैं और आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये कैमरा हमारे मीडिया पर्सन का आगे बढ़ता है तो एक टॉर्च जैसी कोई चीज़ दिखाई देती है। आपको पहली बार देखकर लगेगा कि शायद कोई जंगल है, कोई पार्क है। किसी जंगल या किसी सुनसान जगह पर पुलिस कुछ खोजने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब हम कैमरा थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई जंगल नहीं है, ये धरती नहीं है, बल्कि ये तो पानी है। नदी के अंदर करीब करीब 40 से ज़्यादा पुलिस वाले, गोताखोर, एक बकायदा पूरी टीम उस ठंडे पानी में सर्दियों के वक्त उतरी हुई है लाश के टुकड़ों को ढूंढने के लिए, उसी लाश के टुकड़ों को ढूंढने के लिए जिसे इस बेटे ने काटा और फिर जाकर नदी में ठिकाने लगा दिया। और अब तक पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा है। पुलिस को अब तक सिर्फ एक बोरी मिली है जिसके अंदर पिता का एक टुकड़ा ही पुलिस बरामद कर पाई है। अब तक ना माँ के टुकड़े मिले और ना ही पिता के बाकी और भी टुकड़े मिल पाए। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे का मकसद क्या था, मोटिव क्या था? तो वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको अम्बेश का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। दरअसल ये जो अम्बेश है और इनकी जो फैमिली है, ये जौनपुर में रहा करते थे और इनके पिता का नाम है श्याम बहादुर। इस वक्त उनकी उम्र 65 थी। माँ का नाम है बबीता और उम्र थी 63। अब होता ये है कि इनके घर में एक बेटा था और इनकी 3 बेटियाँ थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम वंदना था जिसकी शादी भी हो रखी थी। और ये जो बेटा है, जो अम्बेश है, इसने इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक किया हुआ है और ये कोलकाता में जॉब करता था। कोविड के दौरान होता कुछ ऐसा है कि इसकी मुलाकात वहीं पर रहने वाली एक लड़की से होती है जो धर्म से
मुस्लिम थी। और धीरे धीरे इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और ये जो लड़का है अम्बेश है, ये बिना घर पर बताए, बिना घर पर रजामंदी लिए, ना ही किसी से सलाह मशवरा किए उस लड़की से शादी भी कर लेता है और शादी के बाद उसकी एक बेटी और बेटा भी होते हैं। अब होता ये है कि धीरे धीरे जो अम्बेश था उसकी अपनी पत्नी से भी अनबन शुरू हो जाती हैं, चीज़ें ठीक रहती नहीं हैं। इधर उसने मुस्लिम लड़की से शादी की थी, ये बात जो पिता श्याम बहादुर हैं, माँ बबीता है, घर में किसी को रास आ नहीं रही थी। उनको भी ये लगता था कि तुम्हें अगर शादी करनी थी तुम्हें एक बार बताना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी। और धर्म से विपरीत जाकर शादी करना फैमिली को नागवार था और इसीलिए फैमिली भी कहीं ना कहीं खफा रहती थी और उन्होंने अपनी बहू को अब तक एक्सेप्ट नहीं किया था। ये सारी चीज़ें भी अम्बेश को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था अपने पिता और माता के खिलाफ। अब इधर बीवी से जब अनबन शुरू होती है, धीरे धीरे चीज़ें सही नहीं रहती, तो वो वापस घर आता है। अब 3-4 महीने पहले वो घर आया हुआ था और घर पर रहता था। इस पर उसने अपनी माँ बाप से भी कहा कि चीज़ें ठीक नहीं है मेरे और पत्नी के बीच में। तो पेरेंट्स ने कहा कि अगर इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो हमें तो वो लड़की वैसे ही पसंद नहीं है, तुम एक काम करो, डिवोर्स ले लो। पेरेंट्स ने जब ये सारी चीज़ें कही तो अम्बेश कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मान भी गया। और जब अम्बेश ने ये सारी चीज़ें अपनी पत्नी से कही तो उसने साफ तौर पे कहा कि डिवोर्स तो मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे मेंटेनेंस चाहिए। अब जैसे मेंटेनेंस की बात आई, ये सारी बातें जो हैं उस लड़के ने, अम्बेश ने, ये अपने माँ बाप को बताई और माँ बाप से कहा कि आपको मुझे मेंटेनेंस के लिए पैसे देने होंगे। अब जहाँ पर ये सारी चीज़ें आई और माँ बाप से लगातार ये सब चीज़ें कही गई, तब बातें ये भी खुलती हैं कि अम्बेश ने बोला कि आप सिर्फ बहनों को मानते हैं, आप मेरी तीनों बहनों को इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, पर आप लोग मुझे नहीं पूछते, आप लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। मेरी पत्नी मुझसे मेंटेनेंस मांग रही है, उसके पैसे मुझे नहीं दे रहे, यहाँ तक कि मुझे डर है कल को आप प्रॉपर्टी भी मेरी बहनों के नाम कर दोगे, मुझे कुछ नहीं दोगे। तो लगातार ये ज़मीनी विवाद, प्रॉपर्टी का पूरा खेल जो है, और कहीं ना कहीं पैसे को लेकर उसे शक हो रहा था कि उसके पेरेंट्स जो हैं कहीं आने वाले वक्त में सारी चीज़ें बहन के नाम ना कर दें, हर एक प्रॉपर्टी में जो भी हिस्सा लगेगा वो बहनों को ना मिल जाए, उसे बेदखल ना कर दिया जाए। और तो और जब उसने मेंटेनेंस के लिए पैसे मांगे, 13 दिसंबर की बात है, जब अपनी माँ से बोलता है कि माँ देखो वो बोल रही है, मेरी वाइफ मुझे कह रही है कि तुम मुझे मेंटेनेंस के पैसे दे दो, मुझे भत्ता दे दो और उसके बाद तुम मुझसे डिवोर्स ले लो और आप मुझे फ़ौरन इतने पैसे दीजिए। माँ इस पर मना करती, माँ बोलती कि तुमने शादी की और हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, तुम उससे बातचीत करो और जैसे भी है मैटर को सुलझाओ, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। माँ ने इतना कहा भर था कि फ़ौरन जो ये अम्बेश है देखता है किचन के पास एक सिलबट्टा, लोहे नुमा चीज़ रखी होती है जिससे कूटते हैं किसी चीज़ को, तो वो लोहे का बना हुआ सिलबट्टा था, उसका वो उठाता है और फ़ौरन अपनी माँ के सिर पर वार करता है। अब जैसे ही माँ आगे बढ़ रही थी, माँ के सिर पर वार होता है, वो अपने सिर को पकड़कर चीखती हैं और ये चीज़ कमरे से निकलते हुए जो पिताजी थे वो देखते हैं और वो फ़ौरन फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन मिलाने लगते हैं। वो शायद किसी से मदद मांगने की गुहार कर रहे होंगे, शायद किसी ऐसे शख्स को कॉल करना चाह रहे होंगे जो उनकी हेल्प कर दे। लेकिन जो अम्बेश है, जैसे वो देखता है कि जो उसके पिता हैं वो किसी को कॉल करने जा रहे हैं, फ़ौरन अपने पापा की तरफ भागता है और उन पर भी उसी बट्टे से अटैक करता है और एक रस्सी बगल में पड़ी हुई थी उसको खींचकर अपने पिता के गले को कस देता है और उस रस्सी से वो अपने पिता के गले को तब तक कसता है जब तक वो छटपटाते छटपटाते मर नहीं जाते, उनकी सांसें रुक नहीं जाती। अब एक तरफ पिता पड़े थे, दूसरी तरफ जो माँ थी उनके सिर से खून बह रहा था और वो भी पड़ी थी। वो पहले अपने पिता के पास जहाँ बैठा था, जहाँ पर उनका मर्डर किया था, वहाँ बैठा रहता है, उनकी सांसों को चेक करता है। जब उसे लगता है कि पिता मर गए हैं, वो फ़ौरन उठकर अपनी माँ के पास आता है, उनकी नाक के पास हाथ लगाता है, चेक करता है कि माँ जिंदा है मर गई। और जब उसे तसल्ली होती है कि अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे, वो आगे की प्लानिंग तैयार करता है। अब वो सोचता है कि घर में बहनें नहीं हैं, बड़ी वाली बहन अभी भी नहीं है, दो जो छोटी बहनें हैं वो भी नहीं है, माँ पिता को उसने मार दिया है। अब वो आगे करे तो करे क्या, क्योंकि उसके दिमाग में प्लानिंग थी कि उसे विक्टिम दिखना है, उसे ऐसा दिखना है कि उसी के साथ गलत हो गया है। तो उसके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसका जिक्र दीपक ने किया। बेसमेंट में वो जाता है, वहाँ से वो आरी लेकर आता है, क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन का काम था तो कई सारे ऐसे हथियार हथौड़े वगैरह सब रखे हुए थे, तो वहाँ से आरी लाता है। आरी लाने के बाद वो अपनी माँ के 3 टुकड़े करता है, एक एक टुकड़े को अलग अलग रखता है, पिता के टुकड़े करता है और फिर वहाँ पर जो खून बह रहा था, जितना भी खून बहा, उस खून को उसने अपनी माँ बाप के कपड़ों से साफ़ किया। उसी कपड़ों से जो उन्होंने पहना हुआ था उन्हीं को उतारता है और उसी कपड़े से वहाँ पर पोछा लगाता है, सफाई करता है ताकि जो खून है वो साफ़ हो जाए। और फिर दोबारा से नीचे जाता है बेसमेंट में, करीब 6 बोरियाँ लाता है और एक एक टुकड़ा एक एक बोरी में भरना शुरू कर देता है। साथ में जो कपड़े थे जिनसे उसने पोछा लगाया था, खून साफ़ किया था, उसे भी उन बोरियों में भरना शुरू करता है। अब एक एक करके जब उसने सारे टुकड़े डाल दिए तो उसे समझ में आया कि एक टुकड़ा जो है, जो माँ का एक टुकड़ा हिस्सा था, वो एक बोरी में नहीं जा रहा था, वो थोड़ा बड़ा पड़ रहा था। तो किसी तरीके से उसे सेट करता है, उसे रखता है, लेकिन अभी भी वो ठीक तरीके से पैक नहीं हुआ था। इसके बाद वो अपना अगला प्लान जो है वो चलता है।
जैसे जैसे अंधेरा होता है, रात गहरी हो जाती है, सन्नाटा पसरा होता है, वो अपने घर से, इसी घर में आप देख रहे हैं अच्छा खासा बड़ा घर है, इसी घर की सीढ़ियों से नीचे उतरता है, बेसमेंट में जाता है, अपनी जो गाड़ी है स्विफ्ट डिज़ायर उसको बाहर निकालता है थोड़ा सा, और जो बोरियां इसने पैक की थी 6 बोरियां उन्हें डिक्की में भरता है और फिर सीधे तौर पर इस गाड़ी को लेकर निकलता है। करीब 7 किलोमीटर दूर गोमती जो रिवर है वहाँ पर जाता है और गोमती नदी में करीब करीब 5 टुकड़े यानी कि 5 बोरियां ये फेंकता है। 5 बोरियां क्योंकि पूरी तरीके से फिट आ रही थी, लाश उसके अंदर एकदम ठीक से बैठ गई थी जो टुकड़े थे, इसलिए उन्हें बड़ी आसानी से फेंक देता है। लेकिन जो एक टुकड़ा बचता है माँ का, जो अच्छे से बोरी में नहीं आया था, उसे वो कहीं और ले जाकर फेंकता है। वो ऐसा क्यों करता है, क्यों उसने 5 टुकड़े गोमती के नदी में फेंके, और आगे वो जाता है जब जौनपुर से वाराणसी के निकलता है तो रास्ते में एक टुकड़ा फेंकता है और फिर सीधे तौर पर वो गाड़ी लेकर वाराणसी की तरफ निकल जाता है। करीब 70 किलोमीटर दूर जौनपुर से निकलना चाहता है और वो प्लानिंग कर रहा था कि वहाँ से भागकर सीधे कोलकाता चला जाए। लेकिन किस तरीके से पकड़ा जाता है, किस तरह से जो बड़ी बहन है वो इसके सारे राज को खोलकर सामने रखती है, और कैसे ये जो एक शख्स है इसका जब आप मानसिक इसके माइंडसेट को पढ़ना चाहेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले इसने कत्ल तो कर दिया, पाप धोने भी चला गया, लेकिन कैसे ही अपने घर वालों को बेवकूफ़ बनाता रहा और तो और पुलिस को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक गलती से ये पकड़ा जाता है। देखिए, इस पूरी कहानी में जो अम्बेश है वो एक बहुत शातिर क्रिमिनल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उसने मर्डर किया तो उसे समझ में आ चुका था कि इतनी बड़ी लाश को गायब करना इतना आसान तो नहीं होगा। घर पर गाड़ी है और घर पर कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, इसलिए बॉडीज को छोटे छोटे हिस्सों में उसने करना शुरू तो कर दिया। सीमेंट की बोरियों में जो बॉडी के टुकड़े अच्छे तरीके से आ जाएं और उसमें अच्छी तरीके से ऊपर से गांठ लगा सके, इस तरीके से उसने बॉडी के हिस्सों के 3 टुकड़े किए थे। सोचिए, एक अच्छा खासा जो लंबा आदमी होता है 5 फुट 8 इंच 5 या जो भी हाइट होती है, उसके 3 टुकड़े कर कर वो किसी तरीके से बोरियों में ठूसना चाह रहा था। मतलब सीमेंट की बोरी की जितनी कैपेसिटी है उसी मुताबिक वो उसने बॉडी काटी। उससे गलती ये हो गई कि उसने अपनी माँ की जो लाश के जो आखिरी टुकड़ा था उससे बड़ा काटा, और बड़ा काटने की वजह से वो सीमेंट की बोरी से वो बाहर निकल रही थी। अब उसने देखा कि घर से लगभग जो सबसे पास वाली नदी है वो तो सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, तो 5 बोरियों को उसने किसी तरीके से ठिकाने लगा दिया। लेकिन उस जिस बोरी से लाश बाहर झांक रही थी, लाश के टुकड़े बाहर झांक रहे थे, उसे अगर वो नदी में छोड़ता तो किसी की भी नजर उस पर पड़ जाती, क्योंकि उसे ये दिखाना था कि दूर से अगर दिन के समय भी अगर कोई इस बोरी को देखे तो लोगों को लगे कि सीमेंट की बोरी है, कोई शक भी नहीं करेगा। और इसलिए 5 बोरी को ठिकाने लगाने के बाद उसे लगता है कि देखो, मैंने पाप तो कर लिया, अब इसे धोने की भी बारी है। मैं पश्चाताप कर लूंगा अगर मैं वाराणसी जाकर वहां के गंगा स्नान कर लूं, और इसलिए पापा की दी हुई गिफ्टेड कार से वो निकल पड़ता है। डिक्की में रखी है उसकी मां की लाश के टुकड़ों को, और वाराणसी जाकर सबसे पहला काम ये करता है कि रात का ही वक्त था, आसपास कोई और मौजूद नहीं था, तड़की सुबह हो चुके होंगे, 3 या 4 बज रहे होंगे, वहां पर जाकर वो लाश को चुपचाप फेंक देता है। इसके बाद वो सीधे चले जाता है स्नान करने। सर्द मौसम है, ठंडी है, लेकिन उसके दिमाग में इतनी गर्मी थी कि उसे लगा कि मैं नदी में डुबकी लगाकर ही इस गर्मी को बुझा सकता हूं। अभी जो मैंने आपको पूरा वाक्य जो बताया ये था 8 दिसंबर की रात का। अब यहाँ पर जिस तरीके से जब पिता किसी को फोन लगाकर ये बता रहे थे कि देखो, मेरा बेटा हत्यारा बन चुका है, उसने मेरी बीवी को मौत की घाट उतार दिया है, तो जनाब वो फोन कॉल पर बात हो पाती, इससे पहले ही अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। अब वो फोन किसे करने वाले थे, ये सबसे बड़ी बात थी। दरअसल जो पिता है जिनका नाम श्याम बहादुर है, वो अपनी बेटी वंदना से बातचीत करना चाह रहे थे, उन्हें बताना चाह रहे थे कि बेटा किस तरीके से पागल हो चुका है, शैतानी दिमाग खोपड़ी हो चुकी है उसकी। लेकिन वंदना 8 दिसंबर से लगातार अपने माता पिता को अलग अलग समय पर कॉल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके फ़ोन पर भी किसी की मिस कॉल आए और आपकी फिर उससे बातचीत ही ना हो, अचानक से फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके जानने वाले, जिससे आप रोज़ बातचीत करते हैं, यहाँ पर तो माता पिता हैं। तो वंदना को लगा कि पापा ने देर रात के आसपास कॉल भी की थी, अचानक से फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, परेशान होने लगी। 8 दिसंबर हो गया, वो भाई को भी लगातार कॉल कर रही है। अब यहाँ पर होता यह है कि 8 तारीख 9 तारीख बीत जाती है, 10 तारीख बीत जाती है, 12 दिसंबर के आसपास
भाई के पास कॉल जाता है और भाई कॉल उठा लेता है। भाई कहता है कि देखो, माता पिता कहीं गुम हो चुके हैं, मैं उन्हें खोजने निकला हूं। अब इतना बोल के वो फोन काट देता है। वंदना को लगता है कि भैया कैसी बात कर रहे हैं। तो 12 दिसंबर 2025 की बात थी। लाश को या कहीं मर्डर करने के बाद, लाश के टुकड़े करने के बाद 4 दिन बाद वो फोन उठाता है। उसके फिर से उसका फोन लगातार स्विच ऑफ जाता है। अब घर की जो बेटी है उसे तो उसकी हालत खराब होगी। वो 13 दिसंबर 2025 को पुलिस थाने में जाकर यूपी पुलिस को बताती है कि देखिए, मेरे साथ ऐसी चीजें हुई हैं, माता पिता तो गुम हो ही चुके हैं, भाई का भी कोई अता पता नहीं है। पिछले कई दिनों से मैं उन्हें लगातार फोन करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। अब यहां पर यूपी पुलिस के सामने जब पहली दफा ये जो मामला आया तो उन्हें लगा कि गुमशुदगी का मामला होगा। कोई नहीं, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि बेटे ने अपने माता पिता की हत्या कर दी है। यूपी पुलिस तीनों की गुमशुदगी के मामले में इस मामले को दर्ज करती है और तलाशी अभियान शुरू करती है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस केस में टर्निंग पॉइंट था कि जो बेटा है उसका फोन काम कर रहा है, माता पिता का फोन अचानक से कैसे स्विच ऑफ हो गया। और ऐसा भी क्या स्विच ऑफ हो जाना कि जो बेटा है अपना फोन स्विच ऑफ करके गायब हो जा रहा है। यूपी पुलिस ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और धीरे धीरे उसे एक तरीके से घेराबंदी कर कर वाराणसी तक पहुंचती है और उसे धर दबोचती है। कब? 48 घंटे बाद 13 दिसंबर को एफआईआर होता है। 15 दिसंबर 2025 को ये जो शख्स हैं इन्हें पकड़ा जाता है। लेकिन जब जब इसका फोन ऑन हो रहा था, यूपी पुलिस पूछताछ करती थी कि अरे बेटा, तुम कहां पर हो, क्या कर रहे हो, जरा बताओ, क्या माता पिता कहां हैं। ये जो कहानी बताता अम्बेश, हर बार जब आप उससे बात करते या यूपी पुलिस उससे बात करती, हर बार इसकी कहानी में कुछ ना कुछ झोल था और उस झोल को यूपी पुलिस समझ नहीं पा रही थी। यूपी पुलिस को लगा कि अगर कहानी सच्ची होती तो हर बार वो जो कहानी सुनाता उसमें कोई गलतियां नहीं होती, और जो अम्बेश है हर बार जो वो कहानी बताता उसमें कई सारी गलतियां होती, कई सारी खामियां होती, जिसे खुद अम्बेश भी नहीं समझा पा रहा था। यूपी पुलिस को लगा कि इसे उठाना जरूरी है, तब जाकर इसे पूछताछ की जाएगी। अम्बेश को जब उठाया जाता है, कड़ाई से पूछताछ की जाती। जब उसके सामने बिठाकर पूछा जाता है कि अम्बेश बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम अलग अलग कहानी बता रहे हो। अम्बेश इतना शातिर कि उसे लगा कि अगर मैंने अपनी जुबान खोली, क्योंकि पुलिस का अगर सबूत होता तो उस पर हत्या का मुकदमा तो पकड़ते ही उसे लगा दिया जाता। उसे पता था कि यूपी पुलिस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, उस पर कोई सुराग हाथ लगा नहीं है, सिर्फ उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है। वो बार बार पुलिस थाने के अंदर भी एक के बाद एक कई झूठ बोल रहा था, बार बार उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिसिया तरीका, जो खाकी वर्दी वाला का जो तरीका होता है, उसमें किसकी आज तक चली है। और यहां पर भी जो 37 साल के जो अम्बेश था उसकी भी हिम्मत टूटी, और जब हिम्मत टूटी तो किसी तोते की तरह वो नॉन स्टॉप एक उसने ऐसी कहानी सुनाई जो वर्णिता ने आपको बताई, और मकसद उसका सिर्फ ये था कि वो प्यार में था, दबाव में था, और अचानक से उसे गुस्सा आया और गुस्से में उसने सोचा कि आज मैं एक ऐसा क्राइम करूंगा जिसमें मैं अपने ही जन्मदाता को मौत के घाट उतार दूंगा, और जन्मदाता को मौत के घाट उतारने के बाद, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करने के बाद, मैं उसे ठिकाने लगाने के लिए मेरे पास एक अचूक प्लान है। ऐसी इसकी सोच थी। जब पुलिस वालों को लगा कि क्या तुम्हारे इसके पीछे कोई और मकसद है, क्या तुम्हारी बीवी भी इसमें शामिल है, तो उसका कहना था कि नहीं, मेरी बीवी शामिल कैसे हो सकती है, वो तो मैंने उसे डाइवोर्स देना चाहता था। उसका ये कहना था कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, अब मेरे पास तो पैसे नहीं, और इसलिए मैंने जब माता पिता से पैसे मांगे तो उन्होंने भी इसमें आनाकानी की, और इसलिए मैंने फैसला कर लिया था। ऐसा अम्बेश का कहना था कि उसने फैसला कर लिया कि मुझे अब माता पिता को भी रास्ते से हटाना होगा। जब यूपी पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती चली गई तो अम्बेश की पूरी कुंडली एक सिरे को पकड़कर इस पूरे केस को सुलझा लिया गया, और यूपी पुलिस भी हैरान थी कि कैसा कलयुगी बेटा है, और कि जिस निर्ममता के साथ इसने हत्याकांड को अंजाम दिया, उसे छुपाने की कोशिश की, और लगभग 4 से 5 दिनों तक इसने इंतजार किया कि इसकी जो माता पिता के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पानी के जरिए गल जाएं, दूर निकल जाएं। लेकिन जब तलाशी अभियान की जाती है तो फिलहाल के लिए 5 बोरी जो उसके घर से बगल में जो 7 किलोमीटर वाली जो नदी थी, वहां से 1 बोरी जरूर मिलती है पिता की, लेकिन जो मां की जो लाश के जो टुकड़े किए गए थे वो अब तक नहीं मिले हैं। सोचिए उन घर की बेटियों की हालत क्या हो रही होगी कि अंतिम संस्कार करने के लिए घर पर
लाश नहीं है। एक अंतिम दर्शन करने के लिए घर की दोनों बेटियां तरस गई होंगी, आखिरी बार देखने के लिए वो तरस गई होंगी कि कम से कम उनकी मां की लाश को देखना ही नसीब हो जाए। वो अब तक नहीं मिल पाई है। ना ही पिता की लाश का एक छोटा सा टुकड़ा मिला है, वो भी गला हुआ है पानी में, इतने दिन था ठंडे पानी में। तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, टुकड़ा ही है लेकिन बाकी कुछ और नहीं मिला है। एक ऐसा बेटा जिसका कहना है कि वो लव में था और उस पर प्रेशर था और उस प्रेशर के बाद वो एंग्री यंग मैन बन जाता है और जिसके बाद वो कत्लेआम मचाता है। तो ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे तो नहीं, जहन्नुम भेज देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। और तमाम उस परिवार के साथ भी हमें समझना है जो इस वक्त दुख की घड़ी में इस खबर को उन्हें सुनना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। और ये जो केस है एक तरीके से बताता है कि किस तरीके से हमारे समाज में आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से ज़्यादा आपके घर में रहने वाले उन शैतानों से, उन हैवानों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। एक गुस्सा आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है और कुछ इसी तरीके की ये कहानी या कहीं ये केस स्टडी भी है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम।